हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल CAPF विद कुमार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम CAPF का एक PYQ का सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें 2024 से लेके 2019 तक के जितने भी PYQ CAPF में आए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हमने सबसे पहले इकोनॉमिक सब्जेक्ट को उठाया था और इकोनॉमिक सब्जेक्ट के हम सारे PYQ 2019 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप चाहें तो उसको जाके विजिट कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, उनके देख सकते हैं। इसी सीरीज़ में पार्ट 2 में हमने साइंस सब्जेक्ट को उठाया है और साइंस सब्जेक्ट का आज ये पहला वीडियो होने वाला है। साइंस सब्जेक्ट में हम ईयर वाइज जाने वाले हैं, पहले 2024 कवर करेंगे, 2023 कवर करेंगे, इस टाइप से हम चलने वाले हैं। तो ये उसका पार्ट 1 होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे जितने भी तैयारी करने वाले छात्र जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि PYQ हमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होते, PYQ हमें हिंट भी देते हैं कि UPSC बार बार किस सेक्टर से क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो सेक्टर्स के बारे में बता देता है, इन सेक्टर्स के बारे में। और साइंस जैसे सब्जेक्ट में तो NCERT से जहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ पे सोर्सेस ही दो हैं कि एक तो NCERT से क्वेश्चन आ रहा है, नहीं तो फिर वो PYQ से आ रहा है। तकरीबन 85% क्वेश्चन डायरेक्टली इन्हीं दो सोर्सेज से आ रहे हैं। तो ऐसे में साइंस की PYQ हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। साइंस की PYQ को और इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने जगह जगह पे इसके जो सोर्सेस हैं NCERT से जहाँ से ये लाइनें उठाई गई हैं उनको भी मैंने कई जगह पे प्लेस किया है। साथ ही साथ एक आध दो न्यूमेरिकल भी इनमें बार बार आते हैं, तो उनका सीधा मैं आंसर बता के निकल जाऊँगा, ज़्यादा डिस्कशन मैं करूँगा नहीं। और कोशिश करूँगा मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूँ उनके ऑप्शंस पे भी थोड़ा डिस्कशन हो जाए। तो सीधे हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी इस टाइप के कंटेंट बनाने के लिए और मोटिवेशन मिले। अगर आपका कोई इस वीडियो के संबंध में सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में उस सुझाव को भी दे सकते हैं। चलिए अब आपका सीधे ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2024 के हम साइंस के PYQs को देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो ये है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन। इन्होंने एक स्पेक्ट्रम, जो हमने पढ़ा है कि स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम होता है, तो स्पेक्ट्रम में अलग अलग, जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने रखा हुआ है आपके लिए स्पेक्ट्रम, तो ये जैसे ये स्पेक्ट्रम है तो उसमें बताया गया है कि इस साइड सबसे पहले गामा रेस, एक्स रेस, UVs हैं, विजिबल हैं, जिसको हम देख सकते हैं, इसी को सिर्फ हम देख सकते हैं ना, जो हम पढ़ते हैं 400 से लेके 700, ये जो रेंज है ये विजुअल रेंज है। उसके बाद इंफ्रारेड है, फिर माइक्रो है, फिर रेडियो है। तो ये जो सारे के सारे स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में अलग अलग ये वेव्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब सीन क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं कि गामा रेस से रेडियो वेव्स की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, इस ओर चलते हैं जब हम, तो इस ओर जब चलते हैं तो इस ओर क्या होता है, वेवलेंथ जो होती है ना वो इंक्रीज होती है, ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। जबकि हम रेडियो से इस ओर चलना चालू करते हैं गामा की ओर, तो क्या होता है, हमारा फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है ना। तो इनमें क्या है कि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स का रिलेशन है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स का रिलेशन है, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनमें एक इन्वर्स का रिलेशन है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो यही पूछा हुआ है कि इस स्पेक्ट्रम में कौन सा ऐसी रे है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी पर फोटोन होता है। अब देखो, सबसे ज़्यादा एनर्जी होने के लिए फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा होनी पड़ेगी, तो वैसे तो सबसे ज़्यादा गामा रेस में होती है, लेकिन गामा रेस हमारे यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है कहीं पे भी। तो दूसरा सबसे ज़्यादा कौन सा है, एक्स रे, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स रे, ठीक है। जबकि UV उसके बाद आता है, इंफ्रा बाद में आता है, माइक्रो रेडियो ये सब बाद में आता है। अब देखो इनका वेवलेंथ तो ज़्यादा होगा, लेकिन एनर्जी पर फोटोन किसकी ज़्यादा होगी, एक्स रेस की, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स रे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन है इनका जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हम नहीं जाएंगे, सीधे डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 45 है, ठीक है, इसका आंसर सीधे 45 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस PM1 पार्टिकल्स इन एयर। अब देखो कंसेप्ट क्या है, इन्होंने पार्टिकुलेट मैटर 1 के बारे में पूछा है, वो भी इन एयर पूछा है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, दीज आर सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डायमीटर मोर देन 10। अब देखो 10 की बात करें तो ये PM10 की डेफिनेशन है, पार्टिकुलेट मैटर 10 की, 1 की नहीं है, तो ये गलत हो गया। दीज आर दी पार्टिकल्स डेट आर फिल्टर्ड बाई नोज ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, तो ये वाला भी गलत है भाई, फिल्टर आउट नहीं होते क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि अंदर चले जाते हैं बॉडी के, ठीक है। उसके बाद दीज आर दी एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल, यहाँ तक सही है, ऑफ डायमीटर लेस देन 1 माइक्रोन, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सी, ये इसका आंसर है। अब देखो चौथा वालों को भी देख लेते हैं, दीज आर कोर्स पार्टिकल डेट पेनिट्रेट डायरेक्टली थ्रू दी लंग्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। हाँ ये बात भी सही है कि ये काम होता है इसका, लेकिन इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इन एयर लिख दिया। इन एयर लिखने की वजह से जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो सी होगा। अगर ये इन एयर नहीं लिखते तो ये भी आंसर हो सकता था डी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमॉन्ग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैटर इज नॉट करेक्ट। अब देखो सबसे पहले नॉट आ गया, तो मैंने आपको बार बार बताया कि नॉट आते ही सबसे पहले उसे मार्क कर लीजिए कि क्या पूछा है, तो कम से कम इन्होंने पूछा नॉट करेक्ट, है ना। तो ऑप्शन 1 को देखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, तो ये मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन की बात कर रहा है। और यहाँ देखो वर्ड क्या यूज़ किया है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम नहीं होता, मिनिमम होता है। क्या होता है, ये मिनिमम होता है। तो स्टेटमेंट नॉट करेक्ट वाला तो आंसर हमारा यही है। फिर भी 2 स्टेटमेंट्स को और पढ़ लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रीम हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये वाला स्टेटमेंट भी एकदम सही है। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड कॉल्ड डिपोजिशन, बिल्कुल सही बात। गैस से सॉलिड की ओर चेंज हो जाने को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं, जबकि सॉलिड से गैस में चेंज हो जाने को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, है ना। सब्लिमेशन बोलते हैं, है ना, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पेज पे मैंने आपके लिए इसका डायग्राम रखा हुआ है, जहाँ से ये सोर्स, ये सीधे क्वेश्चन उठाया गया है। देखो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है, ये क्लास 9th की NCERT के चैप्टर 1 है, और पेज नंबर 7 पे इसके बारे में सीधे सीधे लिखा हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज है। देखो कैसे लाइन टू लाइन उठाया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा आंसर है, द मिनिमम टेम्परेचर, क्या लिखा हुआ है, मिनिमम, वहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, मैक्सिमम, एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ मिनिमम लिखा हुआ है, वहाँ क्या कर दिया उन्होंने, मैक्सिमम, बस इतना सा चेंज किया था। और यहाँ पे देखो, ये लिखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द वाटर वेपर एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस है मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। वाटर वेपर से बात कर रहा है स्ट्रीम के, ठीक। तो ये सेम टू सेम लाइन टू लाइन उठा के, और कहाँ से लिया है, क्लास 9th की NCERT चैप्टर 1 से लिया गया है, पेज नंबर 7। जगह जगह पे मैंने कुछ जगह जहाँ पे ये रखा है वहाँ पे आपके लिए सोर्सेज भी रखे हैं विद पेज नंबर, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधे। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट लिखा हुआ है, हैव एनी लिंकेज विद द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब इसका डायरेक्टली NCERT में तो कहीं जिक्र नहीं, लेकिन NCERT में जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं उसकी हेल्प से हम इसको बना सकते थे। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका संबंध इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर से तो है ही, इंडक्शन कुकर से भी है, गल्वेनोमीटर से भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा डी है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आइसोटॉप ऑफ विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन दी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब ये पूछ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में कौन सा आइसोटॉप यूज होता है ना। NCERT में एक पेज है, मैं सबसे पहले आपको पेज ही दिखा देता हूँ, जहाँ पे एप्लीकेशंस की बात की जा रही है आइसोटॉप्स की। तो उसमें दिए हुए एग्जांपल, आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम यूज एज अ फ्यूल के तौर पे, न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के तौर पे यूज होता है, जबकि आइसोटॉप कोबाल्ट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सीधे 1 लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। कौन से, क्लास 9th की NCERT में चैप्टर 4 में पेज नंबर 53 पे ये दिया हुआ है। आइसोटॉप ऑफ आयोडीन यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। अब देखो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या पूछा था, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए क्या होगा, कोबाल्ट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर डिजोल्विंग आयोनिक कंपाउंड, है ना।
अभी आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहा है, तो इसमें इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सीधे मैं आपको बता दूं, हाई डाइपोल मूवमेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट पेज पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो जनरल प्रॉपर्टी लिखी हुई है आयोनिक कंपाउंड की। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ के बता सकते हैं कि भाई इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसकी डाइपोल मूवमेंट की वजह से ये गुड सॉल्वेंट है। ठीक है, अब ये क्लास 10 की चैप्टर 3 में पेज नंबर 49 पे डिटेल में दिया हुआ है, आप चाहो तो जाके पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ को जो ज़रूरी होंगी उन्हीं चीज़ों को पढ़ूंगा। अगर मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन लाइन टू लाइन पढ़ने लगा तो दिक्कत ये होगी कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा होगा तो आप में से ज़्यादातर लोग वैसे भी देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं क्विकली जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ ये डायरेक्टली मिल जाएगा, बार बार पूछा हुआ कंसेप्ट है, मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहली बात करेक्ट पूछा है विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड फॉर्मेशन इन एन इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन मॉलिक्यूल के बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में पूछा हुआ है। अब ये भी एनसीईआरटी की लाइन से उठाया क्वेश्चन है। अब देखो हमको पता है कि क्या होता है, इथेन होता है, इथीन होता है, इथाइन होता है ना। तो इथाइन वाले में क्या होता है, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है वो किस में, इथेन में होता है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। डबल बॉन्ड किस में होता है, ईन में होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें, आइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हाँ। अब ये नेक्स्ट पे जहाँ पे लिखा हुआ है वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे कोट कर दिया है, क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर 4 से पेज नंबर 65 में ये दिया हुआ है। दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स। ये उसी का ग्रुप है, एल्कीन का ही ग्रुप है इथाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सीधे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द मेन इंग्रेडिएंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। अब ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूछा हुआ है इन्होंने। अब देखो ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवाईक्यू में किस में, सीडीएस में और एनडीए में भी 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसमें डायरेक्टली इस ये सेम क्वेश्चन को नहीं पूछा गया था, उन्होंने दूसरे तरीके से पूछा हुआ था, पूछा ग्लास पे ही था। तो उसमें सिंपली दिया हुआ है कि सिलिका और बोरोक्स ये दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं ग्लास के फॉर्मेशन के लिए। अब ये दोनों के दोनों इंग्रेडिएंट्स और कहीं पे तो अवेलेबल है नहीं, सिर्फ इसी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो देखो मैं बता रहा था आपको कि पीवाईक्यू कैसे हेल्प करेगा। अब कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके पीवाईक्यू में दिए हुए हैं, तो हमको पीवाईक्यू की हेल्प से इस टाइप के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव ग्लासेस। यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस की बात कर रहा है, तो उसके लिए सिंपली ये कहीं पे डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, इसका आंसर सीधा सेरेमिक ऑक्साइड है जो यूज़ होता है यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमॉन्ग इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रहा है ये, तो इस प्रोसेस के जानने से पहले हम 2 वर्डों को जान लेते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन में जब हीट निकले, हीट इवॉल्व हो निकले, तो वो एक्सोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट निकलने की जगह हीट ऑब्जॉर्ब हो, क्या हो, हीट ऑब्जॉर्ब्ड हो, तो उस कंडीशन में क्या बनता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो हमें पता है कंबक्शन ऑफ कार्बन में हीट रिलीज होती है, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड अल्काइली में भी हीट रिलीज होती है, रेस्पिरेशन में भी हीट रिलीज होती है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है किसी भी। फोटोसिंथेसिस में हीट रिलीज नहीं होती, जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, उल्टे सनलाइट से सनलाइट को ऑब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, सनलाइट को क्या किया जाता है, ऑब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस कंडीशन में एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। यहाँ आगे मैंने एक डायग्राम के जरिए दिखाया हुआ भी है, देखो ये दिया हुआ है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, बस सिंपल इतना। ठीक है, अब जो क्लास 10 की एनसीईआरटी में चैप्टर 6 में दिया हुआ है पेज नंबर 96 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इज करेक्ट। इसके आंसर पे देखो, एटॉमिक नंबर के बारे में पूछा है, सिंपल एटॉमिक नंबर के बारे में पूछा हुआ है। इसके आंसर पे जाने से पहले सबसे पहले मैं एनसीईआरटी में बता देता हूँ ये कहाँ से लिया गया है। एकदम लाइन को कॉपी पेस्ट किया उन्होंने, देखो क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर 4 पेज नंबर 54 से ये लिया गया। देखो द प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एटम
विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। क्या बोला है? नंबर ऑफ प्रोटॉन डिटरमाइंस एटॉमिक नंबर। सिंपल, यही तो बोला हुआ है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम एज एटॉमिक नंबर। गलत हो गया क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात ही नहीं कर रहा। द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम एज एटॉमिक नंबर, ये भी गलत हो गया, प्रोटॉन की बात ही नहीं कर रहा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज एटॉमिक नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। देखो अभी हमने देखा हुआ था। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन उठाया गया है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लास 9th की एंड 10th की एनसीईआरटी को हमें लाइन टू लाइन पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, मैक्स क्वेश्चन यहीं से लाइन टू लाइन आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन का मुझे डायरेक्टली कहीं पे भी सोर्स नहीं मिला, तो इसलिए मैं आपको सीधे इसका आंसर बता देता हूँ कि ये पूछा हुआ है कि इसमें मैचिंग के लिए पूछा हुआ था, पिगमेंट इन पेंट एग्जाम्पल क्या है उसका। तो इसका आंसर सिंपल ए है। नेचुरल पिगमेंट चौक में पाया जाता है, सिंथेटिक पिगमेंट वाइट लिड में, रिएक्टिव पिगमेंट रेड लिड में, इनर्ट पिगमेंट टाइटेनियम डाइऑक्साइड में पाया जाता है। तो ये हमारा आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ एलिमेंट और उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जो उसकी लास्ट सेल है, उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। जैसे बोरोन है, जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल बोरोन है, तो बोरोन वाले में क्या है कि पहले वाले में 2 भर गए, नेक्स्ट वाले में 2 भर गए, फिर लास्ट वाले में 1 बचा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, बोरोन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो बोरोन के पास हमें पता चल गया 1 है, तो कहाँ जाएंगे, बोरोन का 1। तो इन दोनों में से हमारा आंसर होने वाला है। अब देखो उसी तरीके से देखो नियोन का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो इसके पास 1 भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नियोन के लिए हम क्या ले सकते हैं 0। नियोन के लिए क्या ले लेंगे हम, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, मैंने इसको गलत मार्क कर दिया, इसको हटा दूँ आपके लिए। इसमें बोरोन का 3, ए का 3, इन दोनों में से आंसर होगा। तो अब हमें पता चल गया डी का क्या होगा 1, यहाँ पे भी सेम है, तो फिर कंफर्म हो गया हमें। अब देखो ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन में लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बकाए हैं 2, तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया 2। सिंपल, सी का 2, सी का क्या हो गया 2, तो आंसर क्या होगा हमारा डी। सी का 2 यहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन बायोगैस। तो बायोगैस में किस प्रोपोर्शन में अदर गैसेस पाई जाती हैं, तो उस पर क्वेश्चन है। अब एक PYQ लास्ट टाइम पूछा गया था उन्होंने कि बायोगैस का हम आगे ये क्वेश्चन हमें मिलेगा, CAPF में ही पूछा है, बायोगैस का मेन इंग्रेडिएंट क्या है ना, मेन क्या है, तो उसमें मीथेन दिया हुआ था, है ना, मीथेन दिया हुआ था, तो मेन तो हमें पता है कि मीथेन है। दूसरे नंबर पे एक और दिया हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका आंसर यही है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन पाया जाता है बायोगैस में। ठीक है, आगे देखते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म डिड मेंडल कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया है, मेंडल ने दिया है। अब इन्होंने सिंपल पूछा कि किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद उन्होंने ये दिया था, तो ये गार्डन पी पे किया था। सिंपल एनसीईआरटी में लाइन में लिखा हुआ है, मैं बता भी देता हूँ आपको। ये देखो, मेंडल यूज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजुअल कैरेक्टर ऑफ किसके, गार्डन पी, राउंड, रिंकल्ड, सील, टॉल, शॉर्ट, प्लांट, वाइट, वायलेट, फ्लावर, सो ऑन, है ना। ये सिंपल एक लाइन में लिखा हुआ है, और क्लास 10 की ना चैप्टर 9 में दिया हुआ है, पेज नंबर 145 पे है, आप जाके पढ़ भी सकते हो इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजीज इज अप्लाइड टू मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। अब सिंपल इन्होंने क्या पूछा इस बार, देखो नया क्या हुआ कि बायोटेक से 3 क्वेश्चन आए। अब उसमें एक क्वेश्चन ये था, इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो बायोटेक से जो क्वेश्चन आया इसमें से एक क्वेश्चन ये था जिसमें ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात कर रहा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले ये बता दूं कि ये जो तीनों क्वेश्चन आए वो क्लास 11th एंड 12th की एक बायोटेक्नोलॉजी की एनसीईआरटी आती है, वहाँ से आए। तो अब आप सोच सकते हो कि क्या हमें ये एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। काफ़ी मोटी सी एनसीईआरटी है वो,
और आप कर भी नहीं पाओगे, आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कुछ नहीं है, आप सिर्फ 9th की कीजिए। हाँ, आप ये कीजिए, चूँकि ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसके आसपास की इन्फॉर्मेशन को आप इकट्ठा कर लीजिए। जैसे इसका करेक्ट आंसर है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, वो है रेड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आंसर है, हमको पता है फार्मास्यूटिकल्स के लिए। अब बाकी जो 3 ऑप्शन उनको भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में किसी न किसी एग्जामिनेशन में पक्का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। तो ग्रीन वाला जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। किससे? इन्वायरमेंट से। ठीक, तो आप ऐसे याद रख लीजिए, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ब्लू वाला ओशन से, ओशन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट कुछ बना रहे हैं हम तो उससे, तो आप ब्लू कलर को याद रख सकते हैं, ब्लू ओशन। ठीक है, वाइट वाला किसके लिए? ये इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हूँ, इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो वाइट वाला इंडस्ट्रीज़ के लिए, ब्लू वाला ओशन के लिए, ग्रीन वाला इन्वायरमेंट के लिए, और रेड वाला फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। किसके लिए? फार्मा के लिए। ठीक है, ये सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। इन विच लेयर ऑफ प्लांट टिश्यू गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट? गार्ड सेल्स के बारे में पूछा है कि कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। आंसर सिंपल, एक लाइन में एपिडर्मिस है। नेक्स्ट में मैंने आपको एक डायग्राम के सहायता से बताता भी हूँ। ये क्लास 10th की NCERT है, चैप्टर 6 है उसका, पेज नंबर 96 पे दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। तो उसमें दिया हुआ है लोअर एपिडर्मिस, ये दिया हुआ है। उसमें देखो इस पर ये दिखाया हुआ है, ये देखो, ये जो गार्ड सेल्स हैं तो किस में पाया जा रहा है? एपिडर्मिस में पाया जा रहा है। ठीक है, और वो भी लोअर एपिडर्मिस में। अब यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ एपिडर्मिस था तो हम सिंपली उसको चूज़ कर लेते हैं। अब जैसे जाइलम के बारे में पूछूँ मैं, जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फाइलम। ठीक है, इस टाइप से आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन? ह्यूमन्स की ऑडिबल रेंज कितनी? सिंपल ये पूछा उन्होंने। अब NCERT में एक लाइन में लिखा हुआ है कि द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अभी हर्ट्ज में दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा आंसर सिंपल ये है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट फॉर्म एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में किस फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है? सिंपल आंसर ग्लाइकोजन है। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर किया जाता है। किस में? प्लांट में। फ्रक्टोस होता है, ये फ्रूट्स में पाया जाता है। सिंपल। एनिमल्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ये PYQ भी है, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो PYQ में हमें दिख भी जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के मैंने बताया था 3 क्वेश्चन आए, ये दूसरा क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इज प्रमोटेड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क। क्या बोले हैं? बायो पार्क, बायोटेक पार्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी टू मार्केट? कौन कौन सी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी पार्क के जरिए इस टेक को मार्केट में लाने के लिए हेल्पफुल होगा? तो सिंपल, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। बिल्कुल, जब तक कोई प्रोडक्ट नया ना आओगे नहीं मार्केट में तो फिर आओगे कैसे? सिंपल सी बात है, तो ये तो करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा है, बिल्कुल इसके बिना तो कोई प्रोडक्ट डेवलप हो ही नहीं सकता, मार्केट में आ ही नहीं सकते। कोई प्रोडक्ट डेवलप कर ले कैसे मार्केट में बेचोगे उसको, इसके लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन, मतलब कि टेक्नोलॉजी को अपनाना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बिना टेक के यूज़ करके बायोटेक से रिलेटेड काम कैसे करोगे? तो इस केस में हमारे तीनों को तीनों ऑप्शन सही हैं। अब ये डायरेक्टली कहीं लिखा तो हुआ नहीं, लेकिन हम जनरली सोच सकते हैं कि हाँ ये बेनिफिशियल बातें कर रहा है, तो ये हमारे आंसर में पार्ट होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बायोटेक का ही क्वेश्चन है, जिसमें सिंपल पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजी फॉर इन्वेंशन एंड डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? वैसे तो NCERT में डायरेक्टली दिया हुआ है, बायोटेक वाली NCERT में, जो मैंने आपको अभी बताया था, बायोटेक वाली NCERT में डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन इसको हम थोड़ा कॉमन सेंस की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते थे। कॉमन सेंस ऐसे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का क्या होगा, टेक इनहेंस होगी, है ना, टेक इनहेंस होगी, मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उतने ज़्यादा बड़े लेवल के काम हम कर सकेंगे। तो इसमें अगर हम सबसे पहले सोचें तो इसमें सबसे भारी भरकम काम कौन सा है? तो आप सिंपल एक वर्ड को पढ़ के पता लगा लो कि क्लोनिंग संबंधित काम है ना, ये सबसे भारी भरकम काम है, कि क्लोनिंग सबसे टफ काम है। क्लोनिंग वाला जो काम है वो आसान नहीं है, तो ये बात तो श्योर होगी, क्लोनिंग तो लास्ट में होगा ही होगा।
तो क्लोनिंग कितने ऑप्शंस के लास्ट में है? 3 ऑप्शन के, तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया। अब आप सोच सकोगे कि अच्छा क्लोनिंग से टफ काम दूसरे लेवल पे क्या हो सकता है कि जिसके लिए और टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो आप खुद ही पकड़ लोगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उससे पहले कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फिर क्लोनिंग कर लेंगे, ठीक। तो इस वाले केस में फिर क्या हुआ, ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब इसको कैसे सोचेंगे? सोचने का तरीका क्या है? पहले देखो, सबसे पहले आएगा डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड। क्यों आएगा ये डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड? पहले हमने उनके बारे में जाना कि ये भाई ये डीएनए नाम की कोई चीज़ है, ये जो डीएनए नाम की चीज़ है पहले हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक, कि ये होता क्या है। तो पहले हमने इसके बारे में जाना, तो वो है डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड, सबसे पहले वही हुआ। फिर उसके बाद उसका, अब हमने जान तो लिया ये क्या होता है, फिर उसके अलग अलग मॉडल्स दिए गए। क्या दिए गए? मॉडल्स, कि ये डीएनए होता किस टाइप का है, किस टाइप का डीएनए है, ये कैसा दिखता है। पहले हमने जाना क्या, सबसे पहले हमने जाना कि ये क्या होता है, फिर कैसा, दूसरे लेवल पर हमने कैसा। अब इसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ डीएनए दिया गया है, बिल्कुल। ये वाटसन एंड क्रिक ने, किसने? वाटसन एंड क्रिक ने ये दिया था, ठीक है, ये मॉडल। तो दूसरे नंबर पे क्या होगा? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तीसरे पे फिंगरप्रिंटिंग, चौथे पे क्लोनिंग। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकार्योटिक्स। अब ये बोल रहा है कि उनमें से कौन सा स्ट्रक्चर नहीं फाइंड किया जाता। पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लास 9th की चैप्टर 5 में पेज नंबर 62 पे ये डायग्राम दिया हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि साइंस पढ़ते समय एनसीईआरटी का हर एक, चाहे बॉक्स हो, चाहे कंटेंट का लाइन हो, चाहे एक्टिविटी हो, चाहे डायग्राम हो, आपको हर एक चीज़ को बड़े पैनी नज़र से एकदम ध्यान से देखना है। अच्छा, इस डायग्राम में क्या लिखा है या इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, वो किसी भी चीज़ को उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो अब देखो इस वाले में क्या पूछा, प्रोकार्योटिक सेल्स का ये डायग्राम दिया हुआ, उसने पूछा कि कौन सा प्रोकार्योटिक सेल्स में पाया नहीं जाता, मतलब होता नहीं है। तो यहाँ पे देखो हम क्या देख रहे हैं, राइबोसोम, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 3 चीज़ें इन्होंने लिख रखी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, है ना, उसी का नाम है ये। तो देखो इन्होंने क्या लिखा, सेल मेम्ब्रेन, अच्छा ये तो होता है, राइबोसोम ये भी होता है, सेल वॉल ये भी होता है। तो फिर बचा क्या, न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो 2024 के जितने भी पीवाईक्यू हो सकते थे, जितने भी क्वेश्चंस थे साइंस के, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, 2023 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, आपको लग रहा है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड को साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इन वीडियो में आपको कुछ सुधार की ज़रूरत है, आपको कुछ कमी लग रही है, तो आप उस चीज़ को भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि ये चीज़ें और सुधर सकती हैं, कि इनको आप चेंज कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और कंटेंट की आवश्यकता है, तो वो कंटेंट भी आप बता सकते हो कि ये सर ये कंटेंट हमें चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और जहाँ तक बात हुई इन सब के PDF की, तो इनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है CAPF विद कुमार। यहाँ पे जाओ, आप ज्वाइन करो, और आपको जो भी PDF चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।